नमस्कार। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चट्टानें। चट्टानें प्रारंभ करने से पहले अपने को जो पृथ्वी है उसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं अपन पृथ्वी की। पृथ्वी अर्थ, यदि देखा जाए पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे हुई है, इसके अब लिए एक परिकल्पना हाइपोथेसिस मानी जाती है। उसको क्या कहा जाता है? निहारिका परिकल्पना। नेबुलर हाइपोथेसिस। निहारिका परिकल्पना के अनुसार क्या होता है कि एक समय में क्या था, जितना भी अपने सौर मंडल था, ये सौर मंडल या सौर सिस्टम, सोलर सिस्टम, इसमें क्या था, जो गैसें थी वो किस रूप में, यानी कि पदार्थों में या निहारिकाओं के रूप में क्या पाई जाती थी, वाष्प या गैसें जो होती। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो गैसें होती है या निहारिका के रूप में पाई जाती है, ये क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा होने लगी। ठंडा होने के कारण, तापमान कम होने के कारण इनमें क्या हुआ, विस्फोट होने लगा और ये जो पदार्थ था ये छल्लों के रूप में बाहर बिखरने लग गया। जब बाहर बिखर गया ये, तब धीरे धीरे इसमें और तापमान में गिरावट आने लगी। समय समय पर कई सारे छल्ले बाहर निकाल दिए गए या बाहर फेंक दिए गए, जिनके द्वारा क्या हो गए, अलग अलग प्रकार के उपग्रहों का निर्माण हो गया। इनमें से कुछ ऐसा स्थान था जिसका तापमान ठंडा नहीं हो पाया, तापमान कम नहीं हो पाया, जिसको तो अपन क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं उसको। इसी में धीरे धीरे आगे क्या हुआ, जो पदार्थ थे उनसे विभिन्न प्रकार की गैसों का निर्माण होने लगा। उन गैसों के निर्माण से कुछ गैसें क्या होती थी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो गई, वहीं स्थिर हो गई। इस कारण क्या, किसका निर्माण हो गया, वायुमंडल का निर्माण हो गया, एटमॉस्फेयर का निर्माण हो गया। जैसे ही गैसें इनके नीचे तापमान कम होने लगा, तब किसका निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण, जिसमें से भी क्या, अंदर अभी भी जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर है। जब धीरे धीरे क्या हुआ, ये गैसें क्या हो गई, जल वाष्प, जो गैसें हैं वायुमंडल में, जो गैसें पाई जाती है, वाष्प पाई जाती है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण क्या हुआ, समुद्र का निर्माण हुआ, तालाबों का निर्माण हुआ, झीलों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे उसी के बाद में क्या हुआ, जो अपने वर्तमान पृथ्वी है ये अस्तित्व में आई है। ये तो है निहारिका परिकल्पना। जो पृथ्वी होती है इसमें तीन परतें या तीन स्तर पाए जाते हैं। पहला तो है अपने वायुमंडल, एटमॉस्फियर। दूसरा है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। तीसरा है थलमंडल, लिथोस्फीयर। बात करते हैं अपन सबसे पहले वायुमंडल की। जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो गैसें पाई जाती है आवरण के रूप में, ये किसका निर्माण करती है, वायुमंडल का, एटमॉस्फियर का निर्माण करती है। ये पृथ्वी का कुल भाग कितना होती है पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 0.03%। पृथ्वी का भाग किस रूप में पाया जाता है, वायुमंडल के रूप में। इनमें जो वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन। कितनी होती है, 79%। इसके बाद में होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। CO2
CO2 कितनी होती है 0.03%। या इसी की बात करें तो इसको बोल सकते हैं अपन 300 ppm में। ये तो हो गया अपने वायुमंडल। पृथ्वी का कुल कितना भाग है ये 0.03%। इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन कितनी 79%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% या 300 ppm। इसके बाद में बात करते हैं अपन जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। जो गैसों का आवरण है और जो अपना कठोर आवरण है पृथ्वी का, उनके बीच में जो पानी पाया जाता है या पानी से जो घिरी हुई सतह है किसकी थलमंडल की, उसी को क्या कहते हैं जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। ये पृथ्वी का कितना भाग होता है तो 6.91% भाग होता है। इसमें भी सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, पानी मिलेगा, जल मिलेगा। इस यदि बात करते हैं तीसरी लेयर की, तीसरी परत की, तो वो कौन सी है थलमंडल। जो कठोर सतह होती है पृथ्वी की कठोर सतह, उसको क्या कहा जाता है थलमंडल या लिथोस्फीयर। ध्यान रखना है इंग्लिश के वर्ड जरूर आप, क्योंकि कई बार क्या होता है थलमंडल को क्या लिख सकते हैं लिथोस्फीयर। इसलिए इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी आप साथ साथ में तैयार करते रहिए। जो पृथ्वी की जो कठोर सतह होती है वो तो क्या कहलाती है थलमंडल। ये लगभग कितना प्रतिशत होता है जो भूभाग होता है अपने पृथ्वी होती है, अर्थात पृथ्वी का कितना भाग बनाता है थलमंडल। कितना हो गया 93.26%। वायुमंडल तो कितना हो गया पृथ्वी का भाग 0.03%। जलमंडल कितना हो गया लगभग 7%। और जो थलमंडल है वो कितना हो गया लगभग 93%। बात करते हैं थलमंडल। इसमें एक और मुख्य बात क्या अपने भूपपड़ी अर्थ क्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्रस्ट भूपपड़ी क्या होती है थलमंडल या लिथोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर की जो सबसे बाहरी परत होती है, किसकी लिथोस्फीयर की जो सबसे बाहरी परत होती है या कठोर परत होती है, उसी को क्या कहते हैं भूपपड़ी या अर्थ क्रस्ट। किसकी लिथोस्फीयर की सबसे बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि भूपपड़ी क्या कहलाती है और इसका संगठन क्या क्या है। यदि अपन इसको अंदर डिटेल से देखें, भूपपड़ी की संरचना देखें, तो जैसे मान लो ये है अपने लिथोस्फीयर, तो जो आउटर मोस्ट लेयर इसको तो क्या कहते हैं अपन भूपपड़ी अर्थ क्रस्ट। अब इस भूपपड़ी में भी क्या होती है दो परतें पाई जाती है। जो बाहर की परत होती है वो किसकी होती है एल्यूमिनियम सिलिकेट की, एल्यूमिनियम सिलिकेट की होती है, जिसको क्या कहते हैं Cl। जिसको क्या कहा जाता है Cl कहा जाता है। जो अंदर की परत होती है ये किसकी होती है मैग्नीशियम सिलिकेट की बनी हुई रहती है, जिसको क्या कहा जाता है स्मे। जो भूपपड़ी, सबसे पहले ध्यान में रखना, जो थल मंडल होता है उसकी बाहरी परत को तो क्या बोल दिया अपने भूपपड़ी या अर्थ क्रस्ट। अब भूपपड़ी में जब इसका निर्माण होता है
तब क्या दो परतें पाई जाती है। बाहर की परत तो किसकी बनी हुई रहती है, एल्यूमिनियम सिलिकेट की, जिसको क्या कहा जाता है, Cl। इसके नीचे एल्यूमिनियम सिलिकेट की परत होती है, उसी के नीचे किसकी परत मिलती है, मैग्नीशियम सिलिकेट की, जिसको क्या कहा जाता है, समय कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो भू पपड़ी होती है इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, संगठन की बात करें तो ऑक्सीजन पाई जाती है इसमें, लगभग लगभग 46.46%, या तो कई बार 46 आ जाएगा ऑप्शन में, या लगभग कई बार क्या दे दिया 47 भी दे दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा तो क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे आती है सिलिकॉन, दूसरे नंबर पे क्या आती है सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे क्या आती है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन लगभग कितनी 727% और एल्यूमिनियम लगभग 8.07% पाई जाती है। इससे पहले भी जेट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, केमिस्ट्री में आया है कि जो भू पपड़ी होती है, अर्थ क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर अपने ऑक्सीजन। इसके बाद में अपन बात करते हैं चट्टानों की। यहां तक आपके क्लियर हुआ पृथ्वी कितनी सतह से घिरी हुई रहती है, कितनी परतें पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती है, जिनको मंडल के नाम से जानते हैं अपन, वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल। वायुमंडल में क्या पाई जाती है, गैसें, जलमंडल में क्या पाया जाता है, जल, और थलमंडल में क्या होती है, कठोर सतह। वायुमंडल कितना हिस्सा बनाती है पृथ्वी की, 0.03%। जलमंडल कितना बनाता है, लगभग 7%। थलमंडल कितना बनाता है, लगभग 93%। वायुमंडल में मुख्य गैसें कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है 79%, ऑक्सीजन होती है 21%, CO2 होती है 0.03%। या इसी को पीपीएम में ध्यान में रखना, पीपीएम कितना हो गया 300 पीपीएम। जेट में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वायुमंडल में CO2 कितना पीपीएम होता है, तो कितना पीपीएम होता है, 300 पीपीएम। एक पीपीएम बराबर कितना होता है, सबसे पहले तो पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। एक पीपीएम बराबर कितना होता है, 1 मिलीग्राम किसी भी तत्व को किसमें डिजोल्व कर दो, 1 लीटर वाटर में, वो क्या बन जाता है, 1 पीपीएम का सॉल्यूशन विलयन तैयार हो जाता है। 1 मिलीग्राम तत्व को 1 लीटर पानी में अपन घोल देते हैं तो वो 1 पीपीएम का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ऐसे तत्व या जैसे कोई भी रसायन पदार्थ जिसका अपन उपयोग सूक्ष्म मात्रा में करते हैं, जैसे अपने प्लांट जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनमें मुख्य रूप से उनकी जो रेट निर्धारित होती है वो पीपीएम में ही की जाती है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीपीएम कैसे निकालते हैं अपन, 1 मिलीग्राम तत्व को 1 लीटर पानी में डिजोल्व घुलनशील करने पर क्या बनता है, 1 पीपीएम का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसके बाद में अपने जो लिथोस्फीयर का मुख्य पॉइंट क्या था, भू पपड़ी या अर्थ क्रस्ट। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट या भू पपड़ी क्या होती है, जो थल मंडल होता है उसकी बाहरी सतह को क्या कहा जाता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है लिथोस्फीयर की, उसी को क्या कहा जाता है, भू पपड़ी या अर्थ क्रस्ट। इसमें जो भू पपड़ी होती है ये 2 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। जो सबसे बाहरी परत होती है वो किसकी बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम सिलिकेट की, जिसको क्या कहा जाता है, Cl कहा जाता है। और जो आंतरिक परत होती है एल्यूमिनियम सिलिकेट के नीचे की जो सतह होती है वो किसकी बनी हुई होती है, मैग्नीशियम सिलिकेट की, जिसको क्या कहा जाता है, स्मे कहा जाता है। यदि इसके संगठन की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, 46%। सेकेंड नंबर पे क्या आता है, सिलिकॉन जो कितना होता है 27%। थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम होता है जो कितना होता है, लगभग 8%। ये हो गया अपने यहां तक सामान्य जानकारी। इसके बाद में अपन शुरू करते हैं चट्टानी, चट्टानी या रॉक्स।
चट्टान, रॉक्स। बात करें अपन चट्टान की, चट्टान क्या होती है, रॉक्स क्या होती है। कोई भी जो अपने खनिज पदार्थ होते हैं उनके आपस में एक भी हो सकता, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं, यानी एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों के संयोग से जुड़ने से जो ठोस पिंड बनता है उस ठोस पिंड को क्या कहा जाता है, चट्टाने या रॉक्स कहा जाता है। क्या परिभाषा हो गई इसकी, रॉक्स की, चट्टान की, एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से बना ठोस पिंड क्या कहलाता है, चट्टान या रॉक्स कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, एक या एक से अधिक खनिज से मिलकर बना ठोस पिंड वो क्या कहलाता है, चट्टान या रॉक्स कहलाता है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि जो एक खनिज पदार्थ है केवल सिंगल, उससे बनी हुई चट्टान कौन सी है, तो कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक खनिज से निर्मित चट्टान कौन सी है। तो सबसे पहले तो खनिज का नाम क्या है, कैल्साइट, और इस कैल्साइट से निर्मित चट्टान कौन सी है, लाइम स्टोन। ध्यान में रखना, एक खनिज का तो कौन सा है, कैल्साइट, और कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान कौन सी हो गई, लाइम स्टोन, चूना पत्थर। चूना पत्थर कौन सी चट्टान होती है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, उसका उदाहरण आता है अपने लाइमस्टोन या चूना पत्थर, बालू पत्थर, वो सभी सेडिमेंट्री रॉक्स में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक खनिज से निर्मित चट्टान का नाम बताइए, तो कौन सी है चट्टान, लाइमस्टोन या चूना पत्थर। पूछ लिया जाए चूना पत्थर या लाइमस्टोन कौन से खनिज से निर्मित होती है, तो कौन से होती है, कैल्साइट से। अब चट्टानों के वर्गीकरण की बात करते हैं अपन। चट्टानों का जो वर्गीकरण है, चट्टानें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। दूसरी होती है अपने अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स, इन्हीं को जलज चट्टानी भी कहते हैं, इन्हीं को परतदार चट्टानी भी कहते हैं। आगे और डिटेल से अपन इसका अध्ययन करेंगे। तीसरी है रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक। ये तो हो गए अपने मुख्य रूप से तीन चट्टानें हो गई, कौन सी, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, और तीसरी हो गई अपने रूपांतरित चट्टानें। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। जो इग्नियस या आग्नेय चट्टान होती है वो क्या होती है, जब ज्वालामुखी आता है तब उसमें क्या होता है, जो लावा निकलता है, जो गरम गरम पदार्थ निकलता है, वो गरम गरम पदार्थ या तो पृथ्वी की अंदर की सतह में या पृथ्वी की जो बाहरी सतह होती है वहां पे आके क्या होता है, जम जाता है और एक ठोस पिंड बना लेता है। उस ठोस पिंड को ही क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स। अर्थात लावा के पृथ्वी के अंदर या
बाहरी सतह पर जमने से बना ठोस पिंड या सतह वो क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टान। यदि बात की जाए आग्नेय चट्टान की तो इसकी विशेषता क्या होती है? ये परतहीन होती है, परतहीन होती है, अर्थात इस चट्टान में आपको परतें नहीं दिखाई देगी। दूसरी विशेषता की बात करें, जो कण होते हैं, कण रहित होती है, अर्थात गोल कण रहित होती है, गोल कण रहित। कैसी होती है? क्रिस्टलीय अर्थात कठोर होती है। ये विशेषता है, ध्यान में रखना। यानी ऐसी कौन सी चट्टानें जिनमें परतें नहीं पाई जाती है, तो वो कौन सी हो गई? आग्नेय चट्टान। इसकी विशेषता दूसरी क्या हो गई? जो गोल कण होते हैं उनका इसमें क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, अर्थात इन चट्टानों में क्या होता है? गोल कण नहीं पाए जाते। तीसरी विशेषता क्या हो गई? जो किस प्रवृत्ति की होती है? क्रिस्टलीय प्रवृत्ति की होती है, अर्थात चट्टाने की ये कैसी होगी? कठोर सतह होगी इनकी। इसके बाद में जो ये आग्नेय चट्टानें होती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? सबसे पहले सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान, सबसे पुरानी चट्टान। इस कारण आल्सो नॉन एज, इसको क्या कहा जाता है? जन्मदात्री चट्टानें भी कहा जाता है। यानी कि जो अन्य अन्य कौन सी होगी? अपने दो प्रकार की चट्टानें शेष है भी। दूसरी कौन सी थी? अवसादी चट्टानें। तीसरी कौन सी? रूपांतरित चट्टानें। तो उनका निर्माण भी इसी आग्नेय चट्टान के द्वारा ही होता है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसको अन्य जो चट्टानें होती है उनकी जन्मदात्री चट्टानें भी कहा जाता है, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान वो भी किसको कहते हैं? आग्नेय चट्टानों को। अब वापस अपन चलते हैं जो अपने हैं भूपपड़ी। भूपपड़ी में 95% क्या पाई जाती है? आग्नेय चट्टानें। किसमें? भूपपड़ी। अर्थ क्रस्ट उसके संगठन की बात करें तो उसका 95% भाग तो कौन सी चट्टान से बना हुआ रहता है? आग्नेय चट्टान से। 5% लगभग भाग किससे बना होता है? अवसादी चट्टान से, अवसादी चट्टान से। लेकिन ध्यान में रखना, जो भूपपड़ी होती है उसकी जो ऊपर की 5 जो किलोमीटर की जो दूरी होती है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? अवसादी चट्टान का। लगभग 74% जो हिस्सा होता है वो किसका पाया जाता है? अवसादी या जलज चट्टानों का या पाताल चट्टानों का पाया जाता है। नॉर्मल पूछ लिया जाए भूपपड़ी में सर्वाधिक योगदान कौन सी चट्टानों का है, तो कौन सी चट्टान होगी? आग्नेय चट्टान। कितना? 95%। दूसरे नंबर पे अवसादी चट्टान कितना? 5%। लेकिन पूछ लिया जाए जो भूपपड़ी होती है उसकी जो ऊपरी सतह होती है लगभग 5 किलोमीटर तक की, उस सतह में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो क्या कौन सी हो जाएगी? अवसादी। लगभग कितना? 74% हिस्सा किसका रहता है? अवसादी चट्टानों का। जो आग्नेय चट्टान होती है वो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। तो अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं, आग्नेय चट्टान के प्रकार या आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। यहां से इंपॉर्टेंट क्या चीजें अपने? सबसे पहले आग्नेय चट्टान क्या होती है? ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है उसका या तो पृथ्वी के अंदर जम जाए या बाहर जम के जो पिंड बनाता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? आग्नेय चट्टान। कैसी होती है? परतहीन होती है, अर्थात परतों का अभाव पाया जाता है। जो कण होते हैं वो गोल नहीं होते हैं, क्रिस्टलीय कठोर प्रवृत्ति की पाई जाती है, इसकी विशेषताएं होती है। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। इसलिए इसको क्या कहा जाता है?
अन्य जो चट्टानें होती है उनकी जन्मदात्री चट्टान भी कहा जाता है। सबसे पहले जो बनी चट्टान कौन सी है, वो है आग्नेय, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। जो भूपपड़ी होती है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है, आग्नेय चट्टान का कितना होता है, 95%। दूसरे नंबर पे आता है अवसादी चट्टान, कितना, 5%। यदि पूछ लिया जाए भूपपड़ी की जो ऊपरी सतह होती है उसमें कौन सी चट्टान ज्यादा पाई जाती है, तो फिर आपको आंसर क्या रख देना है, अवसादी, जलज या पाताल या सेडिमेंट्री रॉक्स का योगदान होता है। लगभग पूछ लिया जाए कितना होता, तो 74% के लगभग। अब बात करते हैं अपन आग्नेय चट्टान की वर्गीकरण की। पहला वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें दो प्रकार की हो गई। एक तो है आंतरिक इंट्रूसिव या इसी को बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। दूसरी हो गई बाह्य या इसी को बोलते हैं वोल्केनिक रॉक्स। उत्पत्ति के आधार पे पढ़ रहे अपन, इनके नाम से अपने को इसका पता लग जाना चाहिए कि कैसी होती है। आंतरिक चट्टानें यानी जब लावा क्या होता है, कहां जमता है, पृथ्वी के अंदर की सतह में जम जाए। ये पृथ्वी है, जब लावा का निर्माण अंदर हो रहा है तो उस प्रकार की चट्टान को तो क्या कह रहे हैं अपन, आंतरिक चट्टानें। जब पृथ्वी की बाहर की सतह पे हो जाए तब वो क्या कहलाएगी, बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक चट्टान की उदाहरण की बात करें तो कौन सी होगी, ग्रेनाइट। कम से कम एक उदाहरण ध्यान में रखना, बाह्य का उदाहरण क्या है, बेसाल्ट। हो गया उदाहरण। आंतरिक चट्टानें क्या होती है, जब ज्वालामुखी आता है, लावा निकलता है, उस लावा का जमाव पृथ्वी की अंदर की सतह में हो जाता है तो क्या कहलाती है वो, आंतरिक चट्टानें, आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहलाती है। जब पृथ्वी की बाहर की सतह पे हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट। बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है, बेसाल्ट। इन्हीं को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है। ज्वालामुखी चट्टान, ध्यान में रखना, ये ज्वालामुखी चट्टानें किसको कहा जाता है, जो बाह्य आग्नेय चट्टान होती है उसको कहा जाता है ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सिलिका की मात्रा के आधार पर। सिलिका की मात्रा के आधार पर जो आग्नेय चट्टानें होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। दूसरा वर्गीकरण कौन सा अपने, बी है अपने, सिलिका कंटेंट मात्रा के आधार पर। सबसे पहले आती है अपने अम्लीय आग्नेय चट्टान। दूसरा आता अपने मध्यम आग्नेय चट्टान। तीसरा आता अपने वाष्मिक
आग्नेय चट्टानें, बेसिक इग्नियस रॉक्स। मीडियम या मेडिटेरियन, मेडिटेरियन या मीडियम एसिडिक इग्नियस रॉक्स। बात करते हैं अपन अम्लीय आग्नेय चट्टान कौन सी होती है, यानी ऐसी आग्नेय चट्टानें जिनमें क्या होता है, सिलिका की मात्रा कितनी होती है, सिलिका पाई जाती है 65 से लेके और 85%। उसको क्या कहते हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टानें। सिलिका की मात्रा कितनी हो जाती है, 55 से लेके और 65%। सिलिका की मात्रा कितनी हो जाती है, 45 से लेके और 55%। ये तो हो गई अपने सिलिका की मात्रा के आधार पर। जो मध्यम पाई जाती है, ये इसको फिर अपन दो भागों में विभाजित कर देते हैं, उप अम्लीय आग्नेय चट्टान। कितना होगा, सिलिका कंटेंट 60 से 65%। दूसरा उप बाष्मिक आग्नेय चट्टान, सिलिका कंटेंट कितना होगा, 55 से 60%। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कंटेंट, तो आप कंटेंट ध्यान में रखना कि कितना कितना कंटेंट पाया जाता है। उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। यदि इसके उदाहरण की बात करें, सिएनाइट। इसके उदाहरण की बात करें, डायोराइट। बाष्मिक की बात करें, क्या हो जाएगा, बेसाल्ट। ये हो गया क्लियर आपके आग्नेय चट्टानों का उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की थी, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक यानी जब लावा का जमाव पृथ्वी के अंदर की सतह में हो जाता है तो उसको क्या बोल रहे थे, आंतरिक। उदाहरण क्या था अपने, ग्रेनाइट। जब पृथ्वी के बाहर की सतह पे हो जाता है तब उसको क्या बोल रहे थे अपन, बाह्य आग्नेय चट्टान। उदाहरण एग्जाम्पल क्या था, बेसाल्ट। बाह्य चट्टानों को क्या कहा जाता था, ज्वालामुखी चट्टानें भी इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद में अपने जो दूसरा वर्गीकरण है वो कौन सा है, सिलिका की मात्रा के आधार पर। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की हो गई मुख्य रूप से। कौन सी, एक तो हो गई अम्लीय, दूसरी हो गई मध्यम और तीसरी हो गई बाष्मिक। अम्लीय में, अम्लीय जो आग्नेय चट्टान है उनमें सिलिका मात्रा कितनी हो गई, 65 से लेके 85%। एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेनाइट। जो मध्यम होती है, मीडियम जो इग्नियस रॉक्स होती है, उनमें सिलिका कितना पाया जाता है, 55 से 65%। इसको दो भागों में बांटा है, एक हो गया उप अम्लीय आग्नेय चट्टान, सिलिका कितना हो गया, 60 से 65। उदाहरण क्या हो गया, सिएनाइट। दूसरा है उप बाष्मिक, जिनमें सिलिका कंटेंट कितना है, 55 से लेके 60%। उदाहरण क्या है, डायोराइट। तीसरा जो है अपने प्रकार वो है बाष्मिक या बेसिक इग्नियस रॉक्स। सिलिका कंटेंट कितना होता है इसमें, 45 से 55%। उदाहरण क्या हो गया, बेसाल्ट।
यहां तक है अपने आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की चट्टान। दूसरे प्रकार की चट्टान कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरे नंबर की चट्टान है अपने अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी को क्या कहते हैं? परतदार पाताल पाताल चट्टान, जलज चट्टान। बात करते हैं अपन अवसादी चट्टानें क्या होती है? ऐसी चट्टानें अर्थात अपनी प्राथमिक जो चट्टान होती है, यानी प्राथमिक चट्टानों में जो टूट फूट होती है, जब उनके कण बनते हैं, वो कण क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा दिए जाते हैं और वहां पे क्या होता है? एक नई चट्टान का निर्माण करते हैं। उस चट्टान को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जो ये पहुंचाने का काम करता है, ये कौन करता है? अपने पानी करता है, बर्फ करता है और कभी कभी वायु भी करती है। मुख्य कौन है इसमें? पानी उपयोग में आएगा इसमें। सबसे पहले अवसादी चट्टान क्या हो गई? प्राथमिक चट्टानों में जब टूट फूट होती है तब क्या होते हैं? कण। इन्हीं को क्या कहा जाता है? अवसाद या तलछट। जब जाके दूसरी जगह और एक चट्टान का निर्माण कर लेते हैं या जम जाते हैं, ये मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? परतों के रूप में जमाव होता है इसका। ध्यान में रखना, अवसादी चट्टान क्या हो गई? प्राथमिक चट्टानें अर्थात जो आग्नेय चट्टानें हैं, उनमें विघटन होने के कारण कणों का निर्माण होता है। वो कण क्या होते हैं? या तो पानी के द्वारा या बर्फ के द्वारा क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा दिया जाता है और वहां पे जो चट्टान का निर्माण होता है, उस चट्टान को ही क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान। अब सबसे पहले अवसाद किसको कहते हैं? अवसाद या तलछट, सेडिमेंट। जो अपने तालाब होता है या जो झीलें होती है, उनमें जो पेंदा होता है, वहां पे क्या होता है? अपने प्राथमिक चट्टानों के क्या होते हैं? कण पाए जाते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? अवसाद या तलछट या सेडिमेंट। तालाब के पेंदे में मिलने वाले कण, उनको क्या कहा जाता है? अवसाद या तलछट या सेडिमेंट कहते हैं। जो ये अवसाद होता है या तलछट होता है, इसका जमाव क्या होता है? परतों के रूप में होता है इसका जमाव। इस कारण इसको क्या कहा? परतदार चट्टान इसलिए कहा जाता है इसका। ये जो इसको कणों को या अवसाद या तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? वो होता है पानी का। इस कारण इनको क्या कहा? जलज चट्टानें इनको कहा जाता है। यदि बात करते हैं अपन जो अवसादी चट्टानें होती है इनकी, तो जो उत्पत्ति होती है, इनके उत्पत्ति के आधार पे इनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर अवसादी चट्टानें कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। पहली भौतिक या यांत्रिक, दूसरी रासायनिक, तीसरी कार्बनिक। थोड़ा सा अपन ने अवसादी चट्टान की विशेषता क्या है? परतदार, यानी इनमें क्या होती है?
परतें पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहा था, परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। इनमें क्या होते हैं, गोल कण पाए जाते हैं, गोल कण उपस्थित रहते हैं। इस अवसाद के अलावा ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ये कण होते हैं, प्राथमिक जो चट्टानें होते हैं, उनके विघटन से जो कण प्राप्त हुए, उनके अलावा इसमें जो पादप व जंतु अवशेष, इनके जमाव होने से भी क्या होता है, इन चट्टानों का निर्माण होता है। इन अवशेषों को ही क्या कहा जाता है, फोजिल। फोजिल, फोजिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फोजिल कहां, कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। फोजिल कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। पूछ लिया जाए फोजिल क्या है, जो पादप और जो जंतु है उनका पूर्ण रूप से विघटित जो पदार्थ होता है, यानी पूर्ण रूप से विघटित नहीं हो पाता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, फोजिल, जिसको अपन बोलते हैं ना जीवाश्म। तो वो कहां मिलता है अपने को, अवसादी या जलज चट्टानों में, पाताल चट्टानों में। इसी से क्या बनेगा अपने आगे, जो कोयला होता है, जिसका उदाहरण क्या है, अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या आता है, कोयला। तो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि फोजिल कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो फोजिल कौन सी चट्टानों में मिलेगा, अवसादी चट्टानों में। इस बात करते हैं अपन भौतिक या यांत्रिक उत्पत्ति, अर्थात जो ठोस कण होते हैं, ठोस कणों के जमाव से बनने वाली चट्टान तो क्या कहलाएगी, भौतिक या यांत्रिक चट्टान। रासायनिक में क्या होंगे, कण, किसमें होगा, पानी, दोनों का मिश्रण होगा, फिर उसका होगा जमाव, उसको कहेंगे रासायनिक उत्पत्ति वाली चट्टानें। तीसरा कार्बनिक, ये क्या होगा, पादप व जंतु अवशेष, जिसी को अपन क्या कह रहे हैं, फोजिल, इसका जमाव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक। शॉर्ट में ध्यान में रखना, ठोस कणों का जमाव होने से, अर्थात तलछट का जमाव होने से जो चट्टान निर्मित हो रही है उसको तो क्या बोल रहे हैं, भौतिक या यांत्रिक। उदाहरण क्या हो जाएगा, बालू पत्थर, बालू पत्थर, सैंड स्टोन या कंकड़, इसका उदाहरण क्या होगा, जिप्सम। कार्बनिक का उदाहरण क्या अपने, चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। या और बात कर ले जाए कोयला, कोयला भी किसका उदाहरण है, अवसादी चट्टान का। ये हो गए अपने अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में मुख्य बातें क्या थी, अवसादी चट्टान सबसे पहले तो क्या होती है, ऐसी चट्टानें अवसादी चट्टान की बात करें अपन, अवसादी चट्टान क्या होती है, ऐसी चट्टानें जो क्या होती है, प्राथमिक चट्टानों के विघटन से जो कण प्राप्त हुए उनका एक स्थान से दूसरी स्थान पे जाके पहुंचने से जो चट्टान निर्मित होती है वो क्या कहलाती है, अवसादी चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण कैसा होता है, परत के रूप में होता है, इस कारण इसको क्या बोल रहे हैं, परतदार चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, जल के द्वारा, पानी के द्वारा, इस कारण इसको क्या बोल दिया, जलज चट्टानें भी कहते हैं। सेडिमेंट क्या होता है, तलछट क्या होता है, जो अपने तालाब या झीलों में, जो पेंदे में जो अपने अवशेष पाए जाते हैं, उन अवशेषों को क्या कहते हैं,
अवसाद तलछट या सेडिमेंट कहा जाता है। इस कारण इनका नाम क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स। जो चट्टानें होती है इनका निर्माण पादप व जंतु अवशेषों के जमाव के कारण भी होता। उन अवशेषों को तो क्या कहा जाता है, फोजिल कहा जाता है। इस कारण पूछा जाए कि फोजिल कौन सी चट्टानों में मिलेगा तो कौन सी चट्टानी हो जाएगी, अवसादी चट्टानी। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें तीन प्रकार की हो गई, भौतिक या यांत्रिक, अर्थात ठोस कणों के जमाव के कारण जो चट्टान बन रही है वह उत्पत्ति हो रही है उसकी, तो उसको क्या बोल दिया, भौतिक यांत्रिक उत्पत्ति वाली चट्टान। उदाहरण क्या हो गया, बालू पत्थर। जब जो कण होते हैं वो पानी में घुल के और जब जमते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक उत्पत्ति वाली चट्टानें, जिसका उदाहरण हो गया जिप्सम। एक आता कार्बनिक, यानी अर्थात जब पादप और जंतुओं के अवशेष जमने से चट्टान का निर्माण होता है तो उसको कहा जाता है चूना पत्थर, कार्बनिक उत्पत्ति वाली चट्टानें। उदाहरण क्या हो जाएगा, चूना पत्थर या कोयला। इसके बाद में अपने आती है तीसरी, रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीसरी चट्टान पढ़ते हैं अपन, रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। रूपांतरित अर्थ से क्या होता है, अर्थात रूप में परिवर्तन होने से जो चट्टान निर्मित होती है उसको क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। कौन सी हो गई अपने, आग्नेय और अवसादी। जो चट्टानें होती है इनमें जो रूप परिवर्तन होने से जो चट्टान बन रही है उस चट्टान को क्या कहा जा रहा है, रूपांतरित चट्टानें। अर्थात जैसे कोई आग्नेय चट्टान है तो उसके भौतिक या रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण एक नई चट्टान का निर्माण होता है, तो उसको क्या कहा जा रहा है, अपने रूपांतरित चट्टानें। जैसे बालू पत्थर होता अपने, तो उसके रूपांतरण से बनती अपने क्वार्टजाइट, जिसका अपन आगे एग्जाम्पल करेंगे। जो ये रूपांतरण होता है ये मुख्य रूप से एक होता है पानी, एक होता है दाब और एक होता है ताप के द्वारा। जब पानी के द्वारा हो तो उस रूपांतरण को क्या कहते हैं, हाइड्रो मेटामॉर्फिक। जब दाब के द्वारा हो तो डायनो मेटामॉर्फिक। जब ताप के द्वारा हो तो थर्मो मेटामॉर्फिक। किसके द्वारा होता है रूपांतरण, इन तीन के द्वारा होता है, पानी दाब ताप। जब पानी के द्वारा रूपांतरण होता है तो हाइड्रो मेटामॉर्फिक, जब दाब के द्वारा हो तो डायनो मेटामॉर्फिक, और जब ताप के द्वारा हो तो थर्मो मेटामॉर्फिक कहलाता है वो रूपांतरण। बात करते हैं अपन कि कौन कौन सी चट्टानें हैं। जैसे अपन मूल, एक तो होता है इसमें मूल चट्टान, एक हो गए अपने रूपांतरित। मूल चट्टान अपने बालू पत्थर। बालू पत्थर को क्या बोला जाता है, सैंड स्टोन। चूना पत्थर लाइम स्टोन। क्या हो गया, लाइम स्टोन। एक और पत्थर होता है स्लेट पत्थर, जिसको बोलते हैं अपन सेल
एक होता अपनी, चले, बालू पत्थर के रूपांतरण से तो कौन सी चट्टान बनती है? ध्यान में रखना, क्वार्टजाइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालू पत्थर से निर्मित होने वाली चट्टान कौन सी है? तो कौन सी है चट्टान? क्वार्टजाइट। चूना पत्थर से कौन सी होती है? संगमरमर। चूना पत्थर से कौन सी हो गई? संगमरमर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? मार्बल।